हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल A to Z स्टडी पे। आई होप आप लोग सारे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। तो हम लोग बेहतरीन रूप से अपना फिजिक्स को स्टार्ट किया है, जो कि लास्ट 50 डेज स्ट्रैटेजी लेकर चल रहे हैं। आज ही आपको वीडियो भी आया धीरज सर के द्वारा, कैसे हम लोग लास्ट 50 डेज में उन्होंने स्ट्रैटेजी बताया अपना ग्रुप वाई ग्रुप एक्स का। तो हम लोग भी जो पढ़ा रहे हैं फिजिक्स का, जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ, बिल्कुल वही डेडिकेशन में कैसे 50 डेज़ में हम लोग पूरा अपना सिलेबस को कवर कर देंगे। बस एक आपका सपोर्ट, एक आपका फुल डेडिकेशन मुझे चाहिए। तो लास्ट 50 डेज़ में भी हम लोग पूरा क्रैश कोर्स को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली 3 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। 1D मोशन का ग्राफ बेहतरीन रूप से मैंने पढ़ा है, आप देख भी रहे हैं। बिल्कुल उसको शेयर कीजिए, जितना हो सके कमेंट कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन, एक न्यू एनर्जी मिले, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे लास्ट पार्ट, मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या पढ़ेंगे? मोशन अंडर ग्रेविटी, जो कि 1 डायमेंशन मोशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल आता ही है, जो मैं आगे फॉर्मूला बताऊंगा फ्री फॉल के कॉन्सेप्ट में। ड्यूरिंग फ्री फॉल टाइम ऑफ डिसेंड, मतलब जब किसी हाइट से जब दो बॉडी को, लाइटर बॉडी हो या हेवी बॉडी को, हम लोग उसको छोड़ते हैं ग्राउंड पर, जब वो गिरता है तो वो उसका जो टाइम है पहुंचने का, स्ट्राइक करने का ग्राउंड पे, वो सेम होगा या डिफ़र होगा जब उसको सेम हाइट पे छोड़ेंगे तब। इतना सारा कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक आपका मुझे कमेंट और एक मोटिवेशन चाहिए सोल्जर्स, कि कैसा वीडियो लग रहा है, कैसा मैं कंटेंट दे रहा हूँ। हर एक बच्चे कमेंट करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो न्यू टॉपिक के लिए आप लोग रेडी हैं? एक बार यस का कमेंट कर दे, तो हम लोग अपने स्टार्ट करें इस पोर्शन को, ठीक है। अब क्लास को स्टार्ट किया जाए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। बहुत कम टाइम बचा है हमारे पास, सिलेबस को कवर भी करना है। हम लोग पहले डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। थोड़ा सा बस, एवरीथिंग इज क्लियर, ओके। इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स आपने 9th क्लास में पढ़ा, 11th में पढ़ा। मैं बस यहाँ पे बेसिक आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। पहला v = u + at। सेकेंड इक्वेशन क्या पढ़े, एक बार कमेंट भी करते जाए। s = ut + ½ at²। थर्ड v² = u² + 2as। फोर्थ इक्वेशन होता है nवे सेकेंड में डिस्टेंस कवर का इक्वेशन u + a/2 ब्रैकेट में 2n-1। ये सब नोटेशन का आप मतलब समझते होंगे। v क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। s क्या है डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल स्पीड, टाइम, a एक्सेलरेशन। फिर ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये आपका एक्सेलरेशन, ये आपका डिस्प्लेसमेंट। ये nवे सेकेंड में तय की गई दूरी। nवे सेकेंड मतलब, nवे सेकेंड कहने का मतलब है, nवे सेकेंड में मतलब 1, 3, 5 ऐसे n का वैल्यू होगा, 1, 2, 3। तो क्या क्या उसमें चेंज आएगा, उसमें क्या क्या पोजीशन में चेंज आएगा, उसके लिए ये फॉर्मूला बनाया गया है u + a/2 ब्रैकेट में 2n-1 ब्रैकेट में 2n-1। तो ये कुछ इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स है। ये क्या है? कुछ इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स है, जो कि आपको एक बार माइंड में रखना है। इससे ज़बरदस्त लेवल पे न्यूमेरिकल आते हैं आपके एग्जाम में। इनिशियल स्पीड दे दिया जाएगा, एक्सेलरेशन दे दिया जाएगा, पूछेगा फाइनल वेलोसिटी, टाइम दिया जाएगा किस टाइम में, ठीक है। तो ये एक बार कमेंट करें कि क्या इस फॉर्मूला पे कोई डाउट नहीं है, किसी तरह का क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, किसी तरह का क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। जी हाँ, ये nवे सेकेंड में n का वैल्यू चेंज हो सकता है, 1, 2, 3। उसके अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंज आएगा, उसके लिए ये फॉर्मूला u + a/2 ब्रैकेट में 2n-1। अगर u 0 है आपका तो एसन कितना हो जाएगा, a/2 2n-1। अगर सपोज कीजिए उस nवे सेकेंड में जो पोजीशन में जो चेंज आ रहा है, वहाँ पे अगर
एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है तो क्या होगा, तो जो तय की गई दूरी है इन सेकेंड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 2n-1 के। किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 2n-1 के क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। किस 2n-1 के क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। n का वैल्यू अगर 1 रखिएगा तो कितना आएगा 1, 2 रखिएगा तो 3 आएगा, 3 रखिएगा तो 5 आएगा। ऐसे वैल्यू इसका आते रहेगा 1:3:5:7 ऑड नंबर के फॉर्म में तय की गई दूरी आ रहा है जब n का वैल्यू 1, 2, 3 रख रहे हैं। तो इसको एक माइंड में आप रिकॉल कर सकते हो, याद रख सकते हो। तय की गई दूरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 2n-1 के, जब आपका इनिशियल स्पीड 0 है तब। यहाँ तक किसी तरह का डाउट है तो बताइए, तो हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट में मूव ऑन करें। अब हम लोग बात करेंगे, सपोज कि मैंने कल देख रहा था पीवाई क्विज में एक आपका क्वेश्चन था, एक वेलोसिटी दिया था किसी पॉइंट, किसी पार्टिकल का एट टाइम t पे 3t² + 5t + 2, इस तरह का वेलोसिटी दिया था पार्टिकल का एट टाइम t पर। ठीक है, पूछ रहा था कि बताइए फाइंड एक्सेलरेशन एट t = 2 सेकेंड। ऐसा दिया हुआ था, आपका क्वेश्चन था PYQ का ही क्वेश्चन है कि वेलोसिटी दिया हुआ था, टाइम के अनुसार वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो पूछ रहा था कि उसमें त्वरण कितना होगा जब 2 सेकेंड पे। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप क्या कीजिएगा, हमें बेसिकली एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यस या नो। तो आपने मैथ में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ा होगा। तो जब इस तरह के जब होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू, क्योंकि a = dv/dt होता है। d मतलब डिफरेंशिएशन, जिस रेट से चेंज हो रहा है वेलोसिटी का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। आप लोग मैथ के सारे स्टूडेंट हो तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 60 + 5। इसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। एक्सेलरेशन पूछा है टाइम 2 सेकेंड में, तो t का वैल्यू 2 पुट किए तो 6 × 2 = 12 + 7 17 मीटर/सेकेंड²। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इसी तरह सॉल्व कीजिएगा। अगर यह पोजीशन दिया रहेगा और वेलोसिटी पूछेगा तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कीजिएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, उसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा और जिस टाइम पे पूछेगा वह वैल्यू पुट कर दीजिएगा, वही आपका वेलोसिटी बताएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर कल के क्लास में हमने कुछ डिस्कस किया था, उसको भी याद रखिएगा। मुझे बताइए पोजीशन टाइम ग्राफ का कि जो स्लोप आता है, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप आया था वो क्या हमें बताता है, बताइए, वेलोसिटी। स्लोप जो होता है वेलोसिटी टाइम पोजीशन टाइम ग्राफ का, वो हमें मिलता है वेलोसिटी। ये तो आप जानते होंगे। फिर अगला इससे क्या कुछ पॉइंट है जो आपकी एग्जाम से रिलेटेड है, क्योंकि कल मैं जैसे क्वेश्चन को एनालिसिस कर रहा था और प्रीवियस ईयर का, तो देखा कुछ ग्राफ के एक और 2 पॉइंट निकले, सोचा कि मैं आपके साथ कुछ और डिस्कस कर लूँ। जैसे ग्रेटर द स्लोप, जितना ही ज़्यादा स्लोप होगा, सपोज कि ये θ1, सेकेंड स्लोप का एंगल θ2, थर्ड स्लोप θ3। तो बोलना चाह रहा है कि जितना ही ज़्यादा स्लोप होगा, जितना ही ज़्यादा स्लोप का वैल्यू ज़्यादा होगा उतना ही वेलोसिटी होगा। दैट मीन्स ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर द वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको ग्राफ के बेसिस पे आ सकता है।
जितना ही ज़्यादा स्लोप का वैल्यू ज़्यादा दिख रहा है, जो θ3 है उसका स्लोप ज़्यादा है तो इसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा θ1 और θ2 के कंपैरिजन से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसको आपको माइंड में रखना है। सेम में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी आप ये बात बोल सकते हैं कि जितना ही ज़्यादा स्लोप का वैल्यू बढ़ेगा उतना ही उसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन। ये बात आपको दिमाग में रखना है। फिर एक क्वेश्चन कल मैं और देख रहा था कि जो एरिया होता है, सपोज कीजिए ये आपका वेलोसिटी टाइम का है, ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो बेसिकली एक बात मैं आप लोग को बता दूं कि ये तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन मिलता है। अगर कोई पूछे इससे एरिया कितना, इससे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एरिया क्या देगा? एरिया जैसे सपोज कीजिए एक आपका एक क्वेश्चन आ जाए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये ग्राफ है, ये 5 सेकेंड है, ये आपका 10 सेकेंड है। 5 सेकेंड में सपोज ये वेलोसिटी है पार्टिकल का 20 मीटर पर सेकेंड। फिर जब 10 सेकेंड में हुआ तो उसका वेलोसिटी हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड, 10 सेकेंड में 40 मीटर पर सेकेंड। तो इससे जो आपका एक एरिया बना, इससे जो एक आपका एरिया बना, इस एरिया का वैल्यू कैसे निकालेगा? बेसिकली इसको एक ऐसा मान के चलिए, रेक्टेंगुलर शेप में मान सकते हैं आप इसको। तो जो इसके अंदर जो एरिया बना, जो इस फिगर को जो बाउंड हो रहा है, जो ये जो फिगर है जिससे वो इंक्लोज्ड है, तो उसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे? तो एक बात याद रखिएगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो या मेरे भैया पोजीशन टाइम ग्राफ हो, उसका एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट ही देता है। उसका एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट ही देता है। मतलब एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे निकलेगा? बेसिकली कितना हो गया इसका, पहले देखिए एरिया कैसे निकलेगा। 40 मीटर पर सेकेंड इंटू 10, 40 इंटू 10 यही इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एरिया जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। तो डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन बाई टाइम टेकन आप कर सकते हैं। तो ये भी बात याद रखिएगा कि एरिया जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया हो या पोजीशन टाइम ग्राफ का एरिया हो, वो हमें हमेशा डिस्प्लेसमेंट ही देता है, वो उसका पोजीशन ही बताता है। जैसे देखा 5 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड उसका वेलोसिटी हुआ, फिर जब वो 10 सेकेंड में पहुंचा, अगले 5 सेकेंड में जब उसका टाइम 10 सेकेंड हुआ तो उसका वेलोसिटी हो गया 40 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड। तो जो इससे एरिया बना, ये आपका फाइनल, ये आपका इनिशियल पोजीशन था। इससे जो ज्वाइन करके जो आपका ये एरिया बना, ये बेसिकली क्या हो रहा है? लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के शेप में ये आपका हो जाएगा। बेसिकली क्या हो जाएगा? ये आपका लेंथ, ये पार्ट आपका हो जाएगा ब्रेथ। एरिया निकाल दीजिएगा लेंथ इंटू ब्रेथ करके। तो याद रखिएगा कि एरिया जो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो हमें क्या देगा? उसका विस्थापन देगा। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके एग्जाम के रिलेटेड। अब हम लोग पढ़ेंगे अपना जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, मोशन अंडर ग्रेविटी के, फ्री फॉल। मोशन अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल। ये हम मोशन अंडर ग्रेविटेशन चैप्टर ही बेसिकली उसका एक होता नहीं है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा होगा
क्लास 11 में जब आप होंगे तो 1D मोशन में एक होता है टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी। ये भी आपका 1D मोशन का ही एग्जाम्पल। वैसे तो 1D मोशन में बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट ये एक ऐसा स्पेशल केस है जिसमें कुछ आपको स्पेशल चीज़ देखने को मिलेगा। ये बेसिकली मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब जब ऑब्जेक्ट पे जब वो ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो सिर्फ उस पर ग्रेविटी फोर्स लगेगा। जब ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो सिर्फ उस पर कौन सा फोर्स लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा। इसी केस को बोलते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल स्वतंत्र रूप से गिरना। ये बेसिकली जो फ्री फॉल का केस है मेरे भाई, ये आपका हो सकता है जब किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड फेंकिए या किसी ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड फेंकिए। सपोज कीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसको आप अपवर्ड फेंकिएगा तो कुछ टाइम ट्रैवल, कुछ दूरी तय करके कुछ टाइम लेकर वो नीचे आएगा ही आएगा, ऊपर तो रहेगा नहीं। तो ये भी फ्री फॉल का केस हो सकता है जिसमें आपका इनिशियल स्पीड कितना है? इसका इनिशियल स्पीड जब इस ऑब्जेक्ट को हमने फेंकने के लिए सोचा, फेंकने के लिए, तो कुछ इसका इनिशियल स्पीड होगा। बट जब इस ऑब्जेक्ट को फेंके हैं तो कुछ ऐसा एक टाइम आया होगा जब इस ऑब्जेक्ट ने मैक्सिमम हाइट कवर किया होगा जहाँ पे उसका वेलोसिटी 0 हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। तो इसमें भी आपका फ्री फॉल का केस आ सकता है। फिर आपका जब सपोज कीजिए ये एक टावर है, यहाँ पे एक आप बॉल को, यहाँ पे आप खड़े हो और यहाँ से एक आप बॉल को आप नीचे की ओर गिरा रहे हो, तो ये भी जो होगा डाउनवर्ड मोशन, ये भी आपका फ्री फॉल के ही केस में आएगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग मानेंगे कि इस ऑब्जेक्ट पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, और कोई फोर्स को हम लोग नहीं देख रहे हैं। जैसे आपका एयर रेसिस्टेंस फोर्स है और बहुत तरह के फोर्स है, उसको हम लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ इसी फोर्स को विजुलाइज कर रहे हैं, ग्रेविटी फोर्स को। तो क्या आपने समझा फ्री फॉल से कि जिस ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वो उसी डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में वो नीचे की ओर आएगा, उसी स्पीड के साथ और उसी टाइम के साथ। मतलब जिस टाइम पे आपने उसको फेंका है तो वही टाइम लेगा नीचे आने के लिए भी। मतलब ऑब्जेक्ट को, सपोज कीजिए ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं तो वो उसी पाथ के अकॉर्डिंग, उसी पाथ से वो नीचे भी आएगा उसी स्पीड के साथ, और उतना ही टाइम लेगा। उतना टाइम लेने का मतलब है कि जितना टाइम आपका बॉल हवा में रहेगा, उतना ही टाइम आपका लगेगा बॉल को नीचे उतरने के लिए। मतलब टाइम ऊपर जाने के लिए और टाइम नीचे उतरने के लिए वो आपका सेम रहेगा। वेलोसिटी भी सेम रहेगा। जिस वेलोसिटी से आप फेंकोगे उसी वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करेगा ग्राउंड में। ये सिर्फ पॉसिबल है मोशन अंडर ग्रेविटी में, जहाँ पे हम लोग सिर्फ ग्रेविटी फोर्स को ही विजुलाइज करेंगे और जितने सारे अदर फोर्स हैं, एयर रेसिस्टेंस फोर्स, वहाँ पे दिखाई हम उसको नहीं देखेंगे, क्योंकि उसको देखेंगे तो केस आपका बदल जाएगा। तो वही सब केस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जब ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की ओर फेंक रहे हो तो किसी ना किसी एक मैक्सिमम वो हाइट डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसका वैल्यू क्या होगा, कितना टाइम बॉल जो है, कितना टाइम लिया हवा में रहने के लिए, या कितना उसमें टाइम लगा बॉल को इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, फिर कितना टाइम लिया बॉल नीचे आने के लिए। तो फिर देखेंगे कि दोनों टाइम इस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए और इस जहां से ऑब्जेक्ट को फेंके हो वहां तक पहुंचने के लिए दोनों टाइम का वैल्यू आपको इक्वल मिलेगा। ये सिर्फ पॉसिबल है फ्री फॉल मोशन अंडर ग्रेविटी में, जहां पे सिर्फ एक ही बल लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स। तो आइए हर केस को विजुलाइज किया जाए।
सपोज कि जो इस ग्राउंड से कोई बॉल है, इसको आप थ्रो करते हो, तो बेसिकली ये जो फ्री फॉल है, हम लोग 1D मोशन में पढ़ रहे हैं, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगा। बट मैं समझाने के लिए फिगर को बेसिकली यहाँ पे वो आएगा सीधे ही, बट मैं समझाने के लिए कुछ दूरी पे उसको लैंड करवा रहा हूँ। बेसिकली जाएगा ऐसे ही, तो आएगा सीधे इसी पाथ पर, बट फिगर को कुछ समझाने के लिए मैं यहाँ पे इसका पोजीशन बना रहा हूँ, यहाँ पे वो आया, ठीक है। बट समझिएगा कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही में है। बिल्कुल जो फ्री फॉल होता है वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ही एग्जाम्पल है। तो जब आपने ऑब्जेक्ट को फेंका तो उसने एक मैक्सिमम हाइट कवर किया। जब आप ऑब्जेक्ट को फेंके तो ऑब्जेक्ट ने क्या किया कि इस पॉइंट पे उसने एच मैक्सिमम हाइट उसने कवर किया। मतलब मैक्सिमम हाइट कवर करने का मतलब है इस पॉइंट पे इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। जब वो बॉल मैक्सिमम हाइट कवर करेगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट को आप फेंक रहे हो तो पहले क्या है, ऑब्जेक्ट आपके अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड के प्रेजेंट में है। मतलब अर्थ का जो फोर्स है इस पे कंटिन्यूअस एक्ट हो रहा है। बट जैसे ही ये जो ऑब्जेक्ट है, जब आप इस अर्थ के ग्रेविटी से जैसे जैसे ये दूर जाएगा तो जो अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स है जो इस पर लग रहा था उसका इन्फ्लुएंस इस ऑब्जेक्ट पर अब कम होने लगेगा। जैसे जैसे जाएगा तो मोशन तो ऑब्जेक्ट का अपवर्ड हो रहा है, बट फोर्स नीचे की ओर हो रहा है। लगातार अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स है इस पर अब डिक्रीज होने लग रहा है। अब मोशन ऑब्जेक्ट का ऊपर की ओर जा रहा है। तो इस कंडीशन में एक ऐसा पॉइंट आएगा, क्योंकि जो है अर्थ का ग्रेविटेशन इस पे हर पॉइंट पे लग रहा है। क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशन का फॉर्मूला होता है F = mg। F = mg। g क्या है? g को बोलते हैं एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि कांस्टेंट होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब हर पॉइंट पे इसी एक्सलेरेशन के साथ अर्थ इस पे फोर्स एक्सलेरेशन लगा रहा है। जब आपने ऑब्जेक्ट को फेंका तो अर्थ जो है इस पे फोर्स लगाया कितना, इसके वेट के अकॉर्डिंग, दैट इज mg, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट पे कंटिन्यूअस अर्थ का एक्सलेरेशन एक्ट हो रहा है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का मोशन ऊपर की ओर बढ़ रहा है और इसका जो डायरेक्शन होता है अर्थ का एक्सलेरेशन का, वो नीचे की ओर होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। बट इस केस में देखिए ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर मूव कर रहा है, बट इस पे जो एक्सलेरेशन लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे बाय द अर्थ ग्रेविटी, वो नीचे की ओर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस ऑब्जेक्ट पे प्रेशर हो रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मोशन ऊपर की ओर हो रहा है और इस पे एक्सलेरेशन कंटिन्यूअस नीचे की ओर लग रहा है, जिस वजह से एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी 0 आएगा, 0 हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। बेसिकली इस पॉइंट पे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा और उस पोजीशन पे उस ऑब्जेक्ट ने मैक्सिमम हाइट भी अपना कवर कर लिया होगा, एच मैक्स जिसको बोलेंगे। तो आप समझे यहाँ पे कैसे फाइनल वेलोसिटी 0 हुआ, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटी नीचे की ओर इस पे लग रहा है, बट ऑब्जेक्ट का मोशन ऊपर की ओर हो रहा है, जिस वजह से एक ऐसा इंस्टेंट आएगा कि ऑब्जेक्ट ने अपना मैक्सिमम हाइट कवर कर लिया होगा और उस पॉइंट पे उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हुआ होगा, ठीक है। बेसिकली ये हम हवा में बात कर रहे हैं। बेसिकली मतलब जब हम ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं तो ये बेसिकली हवा में ही बात हो रही है कि किसी न किसी एक पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी 0 हुआ होगा और फिर जब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मोशन की ओर जब नीचे आ रहा होगा तो वहाँ का केस हम लोग कुछ और बात करेंगे। ये हम लोग अपवर्ड मोशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे एक बात बताइए कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी तो भैया 0 हो गया, तो क्या यहाँ पे एक्सलेरेशन भी 0 हो जाएगा?
वेलोसिटी जीरो होगा तो कोई एक्सलेशन भी जीरो होगा। आप क्या कहिएगा, इस टॉप पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जीरो है, क्या एक्सलेशन भी जीरो होगा? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का है। जी नहीं, मोशन अंडर ग्रेविटी में टॉप मोस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जाता है, बट इस पॉइंट पे भी ऑब्जेक्ट पे कंटिन्यूअस अर्थ का एक्सलेशन लग रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो इस पॉइंट पे भी अर्थ का एक्सलेशन एक्ट कर रहा है। ये बात अलग है कि आप अर्थ के ग्रेविटी से काफ़ी हाइट पे हो तो उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस पे नहीं लग रहा है, बट अर्थ का ग्रेविटी का एक्सलेशन हर पॉइंट पे लग रहा है। तो ये स्पेशल केस है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, कि एट टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज जीरो बट एक्सलेशन इज कंटिन्यूअस वर्क दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर कोई पूछे कि ये बॉल जो है यहाँ से जब आपने शुरू किया और इस हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचा, वहाँ तक जब पहुँचा गया तो कितना बॉल ने कितना टाइम लिया इस हवा में इस टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुँचने के लिए, कितना वो टाइम लिया, मतलब टाइम ऑफ एक्सटेंड इसको बोलते हैं। कितना वो टाइम लिया इस टॉप मोस्ट पॉइंट पहुँचने के लिए, टाइम ऑफ एसेंड, कितना वो टाइम लिया और कितना बॉल ने टाइम लिया हवा में रहने के लिए, ऊपर के पॉइंट पहुंचने के लिए। मतलब जब बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया तो यहाँ तक वो कितना टाइम लिया इस एच मैक्स दूरी कवर करने के लिए। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स को ही यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्या पहला इक्वेशन है, v = u + at, बट मैं यहाँ पे कुछ चेंज करूँगा। यहाँ पे जो एक्सलेशन लग रहा है वो क्या है, a नहीं g है, तो v = u + gt, जहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो है। मैं लिख भी देता हूँ, इन अपवर्ड मोशन में हम लोग ये केस को स्टडी कर रहे हैं, इन अपवर्ड मोशन। तो u = अब बताइए, मैंने बताया कि अर्थ का जो ग्रेविटी है उसका जो एक्सलेशन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो g का वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो u - gt, gt को इधर लाइए, = u। तो जो टाइम आया एक्सटेंड का वो हमें मिला u/g। ऑब्जेक्ट ने इतना टाइम लिया इस मैक्सिमम एज को कवर करने के लिए। फिर हम लोग टाइम ऑफ डिसेंड में निकालेंगे कि इस हाईएस्ट पॉइंट से कितना ऑब्जेक्ट टाइम लिया जहाँ पे ऑब्जेक्ट पहुँचने के लिए, मतलब हाईएस्ट पॉइंट से ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम लिया जहाँ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ था वहाँ तक पहुँचने के लिए। टाइम ऑफ डिसेंड में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे, अब हम लोग डाउनवर्ड मोशन देखेंगे। डाउनवर्ड मोशन किया अब हम स्टडी करेंगे इन डाउनवर्ड मोशन। काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हर कोई इस लेवल का नहीं बता सकता है, सिर्फ ये मैं ही आपको इस लेवल से कंटेंट दे सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी इसमें मेहनत लगता है कंटेंट को बनाने में। डाउनवर्ड मोशन में अब यहाँ पे बात कीजिए, यहाँ से यहाँ की अब बात कीजिए। इसलिए मैं देखा कि फिगर को थोड़ा सा दूर बना दिया समझने के लिए, इसीलिए अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन को समझने के लिए। रियलिटी में तो सीधा गया उसी पाथ से आ गया, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल स्ट्रेट लाइन का एग्जाम्पल है। बस समझने के लिए मैं यहाँ पे कुछ हल्का पोजीशन पे इसको लैंड करवाया। अब हम डाउनवर्ड मोशन की ओर देखेंगे, मतलब अब ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को आप टॉप मोस्ट पॉइंट से आप छोड़ रहे हो, नीचे की ओर वो आ रहा है, तो वहाँ पे देखेंगे कितना वो टाइम लेगा नीचे आने के लिए।
और कितना वो वेलोसिटी होगा, मतलब जब वो अर्थ सरफेस पे स्ट्राइक करेगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी की क्या होगा। क्योंकि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ेंगे तो उसका इनिशियल स्पीड तो 0 होगा, क्योंकि अब बात करेंगे ऊपर से, तो ऊपर से जब हम ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो उसका इनिशियल स्पीड तो 0 होगा। ठीक है, ये हम लोग अपवर्ड में बात किए थे कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो शुरुआत में कुछ इसका इनिशियल स्पीड होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। बट जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आपका ऊपर की ओर जा रहा है, जब ऑब्जेक्ट का मोशन ऊपर की ओर हो रहा है, बट इस ऑब्जेक्ट पे कंटिन्यूअस अर्थ का ग्रेविटी, उसका एक्सलेशन उस पर लग रहा है, दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिस वजह से एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ऑब्जेक्ट ने मैक्सिमम हाइट कवर कर लिया होगा और उसका उस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी 0 हुआ होगा। बट वेलोसिटी तो 0 हो गया होगा, बट उस पर एक्सलेशन 0 नहीं आएगा, ना, उस पर एक्सलेशन 0 नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट पे या तो वो अपवर्ड मोशन हो या वो डाउनवर्ड मोशन हो, ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट पे एक्सलेशन लग रहा है, दैट इज A=G= 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट पर इतना एक्सलेशन लग रहा है और इसका डायरेक्शन क्या होता है, डाउनवर्ड। फिर मैंने बोला क्या कि अब हम लोग डाउनवर्ड मोशन का सिचुएशन को कंसिडर करेंगे। तो जब डाउनवर्ड मोशन की ओर देखेंगे तो ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंक रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर गिरा रहे हैं तो उस टॉपमोस्ट पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का इनिशियल स्पीड तो 0 हुआ होगा, 0 होगा, बिल्कुल 0 होगा। तो u, इसलिए मैं डाउनवर्ड मोशन में u 0 लिखा हूँ। तो ये आप क्लियर समझ गए होंगे कि अपवर्ड में कुछ उसका इनिशियल स्पीड होगा, बट डाउनवर्ड में उसका इनिशियल स्पीड 0 हो गया है, 0 है। ठीक है, क्योंकि उस समय आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो कुछ उसका फाइनल वेलोसिटी होगा, बिल्कुल आएगा जब वो अर्थ सरफेस को स्ट्राइक करेगा। तो कुछ टाइम लेगा अर्थ सरफेस पे लैंड करने के लिए, बिल्कुल टाइम ऑफ डिसेंट, ये सब कैलकुलेट करेंगे। आइए हर चीज़ को कैलकुलेट किया जाए। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर की ओर फेंके तो कितना टाइम लिया, u/g। अब देखा जाए नीचे उतरने पे भी क्या उतना ही टाइम ले रहा है इन द फ्री फॉल केस। यहाँ पे जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं तो सिर्फ एक ही फोर्स मान रहे हैं कि ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, वो आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और जितने सारे फोर्स हैं, एयर रेसिस्टेंस फोर्स और जितने सारे फोर्स हैं, वो हम लोग नेग्लिजिबल मान रहे हैं। हम लोग मान रहे हैं कि ऑब्जेक्ट पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स। एक बात याद रखिएगा, तभी ये आपका केस पॉसिबल है, अन्यथा ये केस आपका पॉसिबल नहीं है। तो टाइम ऑफ डिसेंट निकालेंगे तो यही इक्वेशन रिलेट कीजिए काइनेमेटिक्स का, v=u+gt। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी को 0 मत लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ फाइनल वेलोसिटी आएगा जब वो अर्थ सरफेस को स्ट्राइक करेगा। तो इनिशियल स्पीड 0 है। यहाँ पे g का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे तो आपने माइनस लिखा था, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मोशन था ऊपर और अर्थ का जो ग्रेविटी जो है वो नीचे की ओर लगता है, ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर अट्रैक्ट करता है। बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मोशन भी हो रहा है नीचे की ओर और अर्थ का जो ग्रेविटी है वो भी नीचे की ओर आ रहा है। दैट मीन्स दोनों सपोर्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट का मोशन भी सपोर्ट में आ रहा है और अर्थ का जो ग्रेविटी है, जो उसके द्वारा जो एक्सलेशन लग रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों का डायरेक्शन सेम है। इसीलिए हम लोग जी को पॉजिटिव लेंगे। तो टाइम इक्वल टू क्या आ गया, तो यहां सब देख सकते हैं ये टाइम और ये टाइम दोनों इक्वल है। इससे मत समझिएगा कि ये v/g है, ये u/g है। यहाँ पे हमने u इसलिए लिखा है क्योंकि जब अपवर्ड मोशन में कुछ उसका इनिशियल स्पीड होगा, अब फाइनल में इसका v का कुछ स्पीड है, इसीलिए टाइम इक्वल टू u/g या v/g। बट एक चीज़ आप देख सकते हो कि जो टाइम आया जब ऑब्जेक्ट को हम लोग जब फ्री फॉल कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट उतना ही टाइम लेगा। ध्यान से सुनिएगा, जब ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल हो रहा है
वेदर अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन वो उतना ही टाइम लेगा। मतलब ऑब्जेक्ट जो है जितना टाइम लेगा इस मैक्सिमम हाइट को कवर करने के लिए वो उतना ही टाइम लेगा जिस पॉइंट पे उसको फेंका गया है। मतलब जहाँ से उस ऑब्जेक्ट को फेंका गया है, जिस टाइम पे ऑब्जेक्ट को जिस पॉइंट से फेंका गया है उस अर्थ सरफेस के पॉइंट से, तो जितना टाइम वो लेगा हवा में इस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए वो उतना ही टाइम लेगा नीचे उतरने के लिए। मतलब टाइम ऑफ असेंड और टाइम ऑफ डिसेंड दोनों आपका इक्वल आएगा इन फ्री फॉल केस में। ये प्रूफ भी हो गया, ये सिद्ध भी हो गया। ठीक है, फिर आइए हम लोग बात करेंगे उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या मैंने ये काइनेमेटिक्स में इक्वेशन लिखवाया है क्या? v आपका फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल है, a एक्सलेशन है और s क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे मैं कुछ चेंज करूँगा, v को v रहने दीजिए, u रहेगा, a के बदले g रहेगा और यहाँ पे s क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? h के बराबर है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पोजीशन कवर करना, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? एच मैक्स के बराबर है। तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। डाउनवर्ड मोशन में आपका u 0 है तो क्या हो गया? 2gh। तो v इक्वल टू √2gh। मतलब जो आपका फाइनल वेलोसिटी होगा इस वेलोसिटी से इस अर्थ सरफेस पे स्ट्राइक होगा √2gh। √2gh इस वेलोसिटी से √2gh वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट क्या होगा? स्ट्राइक होगा। इस वेलोसिटी से क्या होगा? ऑब्जेक्ट स्ट्राइक होगा √2gh। मतलब फ्री फॉल में आपका टाइम भी इक्वल होगा अपवर्ड और डाउनवर्ड में, और आपका वेलोसिटी भी इक्वल होगा। जिस वेलोसिटी से आप ऑब्जेक्ट को फेंकेगा उसी वेलोसिटी से वो नीचे स्ट्राइक करेगा इन फ्री फॉल मोशन अंडर ग्रेविटी में। सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और हर पॉइंट पे उस पर कंटिन्यूअस एक एक्सलेशन लग रहा है कांस्टेंट वे में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत सारी इसमें और चीज़ें, बट मैं अभी उसको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उससे कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ एग्जाम फोकस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसे डाउनवर्ड मोशन में आप अगर इसको फील कीजिएगा तो जब ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आ रहा है तो आप ये बात सोच सकते हैं कि अर्थ का ग्रेविटी भी नीचे की ओर है। मतलब उसको जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आ रहा है अर्थ के ग्रेविटी के पास में, तो अर्थ का ग्रेविटी उस पर ज़्यादा बढ़ जा रहा है, जिस वजह से ऑब्जेक्ट का स्पीड भी बढ़ रहा है। बिल्कुल बढ़ रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट का मोशन भी नीचे की ओर लग रहा है और अर्थ का ग्रेविटी भी नीचे की ओर है, तो दोनों सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। तो जिस वजह से डाउनवर्ड मोशन में ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ते जा रहा है, बट जब वो स्ट्राइक करेगा तो उसी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा जिस वेलोसिटी से उसको फेंका गया है। आपने देखा होगा जब कोई भी रॉकेट है, जब रॉकेट को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, इन फ्री फॉल की मैं बात बता रहा हूँ, जब रॉकेट को आप प्रोजेक्ट करते हैं अर्थ सरफेस से तो किस वेलोसिटी से एस्केप करते हैं ये आप जानते होंगे। क्लास 11 में आपने पढ़ा हुआ ग्रेविटेशन में 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड उस एस्केप वेलोसिटी से आप रॉकेट को प्रोजेक्ट करते हो अंतरिक्ष पे जाने के लिए। बट जब वो अंतरिक्ष से जब वो अर्थ सरफेस पे आता है तो क्या उसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है? नहीं, जब वो अर्थ सरफेस पे स्ट्राइक करता है तो उतना ही वेलोसिटी रहता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से। ये कभी पॉसिबल है? मोशन अंडर ग्रेविटी में बार बार कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही फोर्स इस पर लग रहा है, ये पूरे केस में ग्रेविटी फोर्स, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एयर रेसिस्टेंस फोर्स कुछ नहीं लग रहा है। अब हमें एक और चीज़ निकालना है। क्या बोल रहे हैं आप? यस, अपवर्ड मोशन में सर v का वैल्यू, अरे भाई अपवर्ड मोशन में तो v का वैल्यू 0 आ गया, इसीलिए मैंने v निकाला नहीं। और डाउनवर्ड में अपना आपका u 0 है तो v का वैल्यू निकाला √2gh, इसी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। क्या आप किसी तरह का डाउट है तो मुझे बताइए।
यहाँ तक किसी तरह का डाउट है तो मुझे बताइए, तो हम लोग अपना नेक्स्ट मूव करें। एच मैक्स भी निकाल दें, उसको क्यों छोड़े भाई, उसको भी निकाल दें, एच मैक्स को भी। क्या फील हो रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट हो जाए, फील हो रहा है कि नहीं मोशन अंडर ग्रेविटी 1D मोशन में जो आपने पढ़ रहे हैं। अब आइए एच मैक्स निकालें कि ऑब्जेक्ट को जब वो फेंका गया तो कितना हाइट वो कवर किया उस टॉप पॉइंट पे पहुंचने के लिए। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यूजिंग काइनेमेटिक्स यू टी प्लस, आपने इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ा है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे ए की जगह पे जी लिखेंगे, हाफ जी टी स्क्वायर। यू क्या है आपका अपवर्ड मोशन में 0 है, तो हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर डैट इज, इससे एक रिलेशन मिला, एच जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर का, क्योंकि जी तो आपका एक सेम लग रहा है 9.8, तो सिर्फ एच जो है वो टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम के स्क्वायर के। इसको बहुत याद रखिएगा, इसको आप क्या कीजिएगा, इसको आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एक और रिलेशन हो सकता है टी स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि यहाँ से आप बोल सकते हो कि जी टी स्क्वायर इक्वल टू 2 एच मैक्स, तो टी स्क्वायर बराबर 2h बाई जी, तो टी बराबर अंडर रूट 2h बाई जी। इससे एक बहुत बढ़िया रिलेशन आया, जो टाइम है वो हाइट के अंडर रूट एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इससे बहुत बड़ा मैं आपको पॉइंट्स में लिखवाना चाह रहा हूँ, टी जो है अंडर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ एच मैक्स का, और ये एच मैक्स का रिलेशन है टाइम के साथ। ये दोनों को आपको दिमाग में रखना है। एच जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर का, 1 सेकेंड होगा, अगर हाइट 2 मीटर होगा तो टी कितना हो जाएगा उस पॉइंट पे 4 सेकेंड, 3 होगा तो टाइम कितना हो जाएगा 3 मीटर, तो उस पॉइंट पे उसका टाइम 9 सेकेंड। बेसिकली इसको गैलीलियो से हमने प्रूव किया था, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर, ये इसका प्रूफ होता है, बट हम उसको डिस्कस नहीं करना है। इस पर क्वेश्चन आपका आता है इस फॉर्मूला पे, तो इसको हम डिस्कस करेंगे बेहतरीन रूप से, स्पेशल नोट बना के। लिखेगा नोट 1, इफ द ऑब्जेक्ट is dropped from same height then the motion is independent of mass। मैं इसको समझाऊंगा, प्लीज चिंता मत कीजिए। इंडिपेंडेंट ऑफ मास then all the object whether lighter or heavier reach at same time। जबरदस्त मैंने नोट्स लिखा है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को सेम हाइट से ड्रॉप किया गया हो, ये किस केस की बात हो रही है, मोशन अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल की। अगर किसी ऑब्जेक्ट को सेम हाइट से ड्रॉप किया गया हो, 2 ऑब्जेक्ट मान के चल रहे हैं, एक आपका लाइटर ऑब्जेक्ट है, समझिए कि आपका कोई एक छोटा ऑब्जेक्ट है
एक आपका हेवियर, एक आपका पत्थर है, और एक आपका लाइटर कोई ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, किसी तरह का लाइटर, प्लास्टिक, वुडन, किसी तरह का मान सकते हैं। अगर आपका कोई दो ऑब्जेक्ट है बट उसको सेम हाइट से फेंका गया है तो दोनों ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पर पहुंचेगा। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। ये नहीं कि हाई हेवियर ऑब्जेक्ट जल्दी पहुंचेगा और लाइटर ऑब्जेक्ट पहले बाद में पहुंचेगा, ऐसा नहीं। अगर ऑब्जेक्ट को सेम हाइट से छोड़ा गया हो इन द फ्री फॉल केस, मैं लिख देता हूं अंडर फ्री फॉल, अंडर फ्री फॉल, अंडर फ्री फॉल, तो ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि T इक्वल टू √2h/g, जो आपका टाइम पीरियड है वो हाइट के प्रोपोर्शनल है। हाइट ही आपका सेम है क्योंकि जी पे तो जी आपका कांस्टेंट है, दो जो है वो तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √h का। तो अगर एच ही सेम है तो टाइम भी आपका सेम हो जाएगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त नोट्स पॉइंट है, इसको आपको माइंड में रखना है, इसको आपको दिमाग में रखना है। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा सा और है इस पार्ट में, बस फिनिश हो जाएगा बाकी आपका चैप्टर। सॉरी। फिर तो मैंने क्या पढ़ा कि हम लोगों ने क्या देखा है कि फ्री फॉल के केस में दो पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा कि जब आप ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं अपवर्ड, फिर जब वो नीचे आया तो अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन में अंडर फ्री फॉल टाइम पीरियड आपका इक्वल आएगा। मतलब जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो एक ऐसा पॉइंट पे जहां आपका वेलोसिटी 0 हो जाता है, और उस पॉइंट पे जब आपका ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट कवर करता है तो वहां तक पहुंचने के लिए ऑब्जेक्ट ने जितना टाइम लिया उतना ही वो टाइम लेगा स्ट्राइक करने के लिए अर्थ सरफेस पर, क्योंकि ये अंडर स्ट्रेट लाइन फ्री फॉल की बात कर रहे हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स, और कोई फोर्स को हम लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं जैसे आपका एयर रेसिस्टेंस फोर्स है, जितने तरह के और एक्सटर्नल फोर्स है। और वेलोसिटी भी सेम होगा, जिस वेलोसिटी से आप फेंकोगे उसी वेलोसिटी पे वो स्ट्राइक करेगा। बट स्पेशल नोट्स पॉइंट 2 में आप लिखिएगा कि जब हम लोग एयर रेसिस्टेंस को मानूंगा, मतलब हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स के अलावा रेसिस्टेंस फोर्स को भी मानेंगे, एयर रेसिस्टेंस फोर्स को भी। इफ वी कंसीडर एयर रेसिस्टेंस देन TA लेस देन TB। वाह, बेहतरीन पॉइंट आया। जब हम लोग रेसिस्टेंस को लेंगे, एयर रेसिस्टेंस को, तो जो ऑब्जेक्ट जो अपवर्ड मोशन में जो वो टाइम लिया वो कम हो गया टाइम B से, मतलब TA लेस देन TB, मतलब ऊपर चढ़ने के लिए वो टाइम कम लेगा TB के तुलना में, मतलब ऊपर की ओर वो जल्दी ही 0 हो जाएगा। क्यों? जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट है जब ऊपर की ओर जा रहा है तो ऑब्जेक्ट पे कंटिन्यूअस ग्रेविटेशन फोर्स तो लग रहा है, उसके वेट के इक्वल mg, यस या नो, नीचे mg, और ऑब्जेक्ट का मोशन ऊपर की ओर हो रहा है। बट यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स के अलावा एक आपका एयर रेसिस्टेंस भी है, तो इस केस में आपका एयर रेसिस्टेंस फोर्स भी इस पर लगेगा, एयर रेसिस्टेंस फोर्स भी लगेगा, जिस वजह से दोनों फोर्स इस पे कंटिन्यूअस लगेंगे और जिस वजह से ये तुरंत 0 हो जाएगा, तुरंत 0 हो जाएगा। बट जैसे ही डाउनवर्ड मोशन में होगा, जैसे ही ऊपर से जब वो नीचे आएगा, उस केस में इस पे
ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, मोशन भी ऑब्जेक्ट का नीचे ही की ओर हो रहा है, तो ग्रेविटेशन तो बिल्कुल सपोर्ट करेगा इसको, बट एयर रेसिस्टेंस फोर्स इसके ऊपर की ओर लगेगा, एयर रेसिस्ट करेगा, वो तो ऊपर की ओर लगेगा। तो जिस वजह से जो ये टाइम है, टाइम ऑफ डिसेंड, वो आपका ज़्यादा हो जाएगा टाइम ऑफ एसेंड से, क्योंकि ये जल्दी जीरो हो जाएगा ऊपर का टाइम, क्योंकि इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक आपका ऊपर की ओर एयर रेसिस्टेंस फोर्स, एक नीचे की ओर उसका अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स, जिस वजह से ये जल्दी जीरो हो जाएगा। बट ये टीबी जो है ये जल्दी अर्थ सरफेस को स्ट्राइक नहीं करेगा, क्योंकि एक तो इसको नीचे की ओर सपोर्ट लग रहा है अर्थ के ग्रेविटी की वजह से, बट ऊपर उसको एक फोर्स रोक रहा है, टाइम बी, दैट इज एयर रेसिस्टेंस फोर्स, जिस वजह से इसका टाइम जो है नीचे उतरने का वो वैल्यू बढ़ जाएगा। तो इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा जब हम लोग एयर रेसिस्टेंस को मानेंगे तब। और सारे चीज़ भी हम लोग निकाल सकते हैं एयर रेसिस्टेंस को यूज करके, उसका स्पीड क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, तो हर केस में जब देखिएगा तो सब चीज़ बदल जाएगा। कैसे हमने देखा कि फ्री फॉल में टाइम ऑफ एसेंड u/g आया और टाइम ऑफ डिसेंड u/g आया, सेम आया कि नहीं, बट जब एयर रेसिस्टेंस को हम लोग मानेंगे तो टाइम ऑफ एसेंड और टाइम ऑफ डिसेंड डिफरेंट आ रहा है, उसका वैल्यू भी डिफरेंट आएगा जब हम लोग इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो। बट इसको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं, उससे क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसका टाइम कम लगेगा जब हम लोग एयर रेसिस्टेंस को मान के चलेंगे तब। यहाँ तक मुझे एग्री दीजिए कि यस सर, यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं। बट वो पार्ट जरूर पूछता है उससे न्यूमेरिकल, फ्री फॉल के केस में एच मैक्स का वैल्यू पूछ देगा, एच मैक्स का वैल्यू, टाइम पूछ देगा, ऊपर जब पहुंचा तो कितना वो टाइम लेगा, एच का वैल्यू दे देगा, जी का वैल्यू हम जानते ही हैं, यू का वैल्यू दे देगा। तो ऐसा न्यूमेरिकल आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो 1D मोशन से। और काइनेमेटिक्स का भी इक्वेशन से न्यूमेरिकल आपका आता है, तो उसको भी इक्वेशन को आप माइंड में रखिएगा। लास्ट पार्ट देख लीजिए, कुछ ग्राफ इस फ्री फॉल का जो कल हमने नहीं पढ़ा था। कल हमने दो ही ग्राफ पढ़ा था, एक पोजीशन, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अंडर फ्री फॉल के केस में, फ्री फॉल के केस में जो आपका एक्सेलरेशन लग रहा है वो तो कांस्टेंट है, मतलब इधर अगर आपका एक्सेलरेशन है, अगर ये आपका टाइम है, तो जो ये यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो तो कांस्टेंट है, a=g है। यस या नो? इस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में अंडर फ्री फॉल जो ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन लग रहा है वो तो कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका ग्राफ तो ऐसे बनेगा, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल पैरेलल टाइम एक्सिस। यस या नो? ये आपका 80 का ग्राफ। मैं आपको एक बात बता दूं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में भी आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया था। मुझे बताइए कौन सा ग्राफ? क्या आपको ये ग्राफ याद है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, जहाँ पे जो स्लोप आया था वो कांस्टेंट आया था? मतलब जो भी आप एंगल मानोगे 45 डिग्री, तो हर पॉइंट पे इसका एंगल सेम ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो स्लोप कांस्टेंट है इस वीटी ग्राफ का, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। यस या नो? बट ये केस पढ़ रहे हैं हम लोग फ्री फॉल में, तो आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब जी कांस्टेंट होगा। यस या नो? इन वीटी ग्राफ कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी तरह का प्रॉब्लम? मैं आपको एक बात बता दूं कि पोजीशन टाइम ग्राफ में भी आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा जब उसको लोग फ्री फॉल के नज़रिया से देखेंगे तब। कैसे? देखिए, इधर मैं नीचे ही बना देता हूँ, ये आपका पोजीशन, ये टाइम। बताइए मुझे वो कौन सा पोजीशन टाइम का ग्राफ होगा जहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन का कुछ वैल्यू आ रहा था? क्या आपको ये ग्राफ याद है जो कल हमने डिस्कस किया था, जहाँ पे हर पॉइंट पे स्लोप आपका बढ़ रहा है, जहाँ पे हर पॉइंट पे स्लोप बढ़ रहा है, θ3 ज़्यादा है θ2 से, θ2 ज़्यादा है θ1 से, हर पॉइंट पे स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ रहा है मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रहता है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आपका बढ़ रहा है। मैंने बताया था कि अगर आपका वेलोसिटी बढ़ रहा है
तो वहाँ पे जो त्वरण मिलता है, जो एक्सीलरेशन मिलता है, वो कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। कैसा आता है? एक्सीलरेशन पॉजिटिव आता है। बट इस ग्राफ को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं फ्री फॉल के केस में, तो यहाँ पे मानेंगे कि आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, जी के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रहा है और एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी का चेंज है उसको हम लोग कांस्टेंट मान लिए हैं फ्री फॉल के केस में। यहाँ पे जो वेलोसिटी बढ़ रहा है, अब मैं बोल रहा हूँ कि एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी का जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग कांस्टेंट मान रहे हैं हर पॉइंट पे, हर टाइम इंटरवल पे, जिस वजह से जो आपका एक्सीलरेशन आएगा वो भी कांस्टेंट आएगा इन फ्री फॉल, दैट इज इक्वल टू जी। ये आपका पीटी ग्राफ है, ये वीटी ग्राफ है, ये आपका एटी ग्राफ है। तीनों ग्राफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तीनों ग्राफ को बढ़िया से देखिएगा, समझ रहे होंगे। किसी तरह का क्यूरी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आप इस लेवल से 1D मोशन जहाँ तक हमने फिनिश किया, लगभग 4 मार्क्स अपने मुट्ठी में कर लिया है। तो इसको ज़बरदस्त लेवल में पढ़िए। वीडियो आपका कंटेंट में अपलोड हो गया है, इसको पढ़िए। अगर डाउट होता है तो पूछिए मुझसे। ओके, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक न्यू आगाज़ के साथ, 2D मोशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग। बाय बाय, जय हिंद सोल्जर्स।